हेलो स्टूडेंट्स, हम गवर्नमेंट बजट को पढ़ रहे थे जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ बजट को स्टार्ट किया था। हमने बताया था कि बजट के जो है वो टू मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ रिवेन्यू बजट एंड सेकंड इज़ कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट जो होता है इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें हम क्या लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट की नॉर्मल कोर्स से जो भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और कैपिटल बजट में जो भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट करता है उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट हमने ये बताया था कि अगर हम बजट को टू कैटेगरीज में डालें अकॉर्डिंग टू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, तो बजट के टू कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। हमने बताया था रिवेन्यू बजट जो होता है उसमें हम क्या डालते हैं, रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को, एंड कैपिटल बजट जो होता है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ये टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है एज वेल एज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बजट रिसीट्स की अगर हम बात करें तो बजट रिसीट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग ए गिवन फिस्कल ईयर। जो भी गवर्नमेंट के अर्निंग सेक्टर्स हैं, जो भी सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, जहाँ से गवर्नमेंट को रिसीट्स मिलने का जो भी एस्टिमेशन है उन सबको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, बजट रिसीट्स में। तो आप लोगों को ये बताया गया था कि हम जो बजट बनाते हैं वो एक फिस्कल ईयर के लिए बनाते हैं, तो जो कमिंग फिस्कल ईयर है उसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड क्या मनी रिसीट्स हो सकती है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है बजट रिसीट्स में। आफ्टर दैट बजट रिसीट्स जो होती है वो टू टाइप से होती है, रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स जो होती है उसमें आता है टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, एंड कैपिटल रिसीट्स में आता है बोरोविंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसीट्स। अब हम इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीट्स की। तो हमने कहा रिवेन्यू रिसीट्स refers to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the asset of the government। ये ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, आप सब बच्चों को पता है लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसके बदले में गवर्नमेंट को डायरेक्ट कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स जो हैं वो बढ़ेंगी। आप लोगों को पता होना चाहिए लाइबिलिटी और एसेट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमने कहा रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है, वो रिसीट्स होती है जिससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते हैं। अब इनको हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रिसीट्स गवर्नमेंट को होती हैं। Revenue receipts are those receipts that don't lead to a claim on the government। ये वो रिसीट होती हैं जिनके अगर हम देखें कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो कुछ गवर्नमेंट को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिवेन्यू रिसीट्स हो रही हैं, पर्टिकुलर एरिया से रिवेन्यू रिसीट हो रही हैं, तो वो उससे डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि आप मुझे ये बेनिफिट दीजिए। ठीक है, दे आर देयरफॉर टर्म्ड नॉन रिडीमेबल। ये ऐसी रिसीट्स होती हैं जिनको गवर्नमेंट को रिडीम नहीं करना पड़ता, रीपे नहीं करना पड़ता। ठीक है, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर एंड द गवर्नमेंट रिसीट देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। ये क्या होती है, गवर्नमेंट को रेगुलरली होती रहती है, रिकरिंग नेचर की होती है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलती है, जो भी गवर्नमेंट का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है। तो अगर हम बात करें रिवेन्यू रिसीट्स की तो हमने बताया कौन सी होती है, नाइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो ये लाइबिलिटी क्रिएट ना करने वाली हो और एक जो गवर्नमेंट की एसेट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का रिडक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे टैक्स हो गया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरी इनकम जो है वो टैक्स स्लैब्स के अंडर है, जिसकी वजह से मुझे टैक्स पे करना पड़ता है।
ठीक है, आपको सब बताया था कि टैक्स जो है 5 लाख तक एग्जम्प्टेड है, लेकिन 5 लाख से अगर ऊपर है तो आपके ऊपर 2.5 लाख वाली रेट लगेगी। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपकी 2.5% आपको टैक्स पे करना होगा। फिर हर 2.5 लाख पे आपको 2.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा आपका 5% में। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था, और मैक्सिमम टैक्स की रेट आप लोगों को बताई थी 30% से ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना होता। ठीक है, ये जो टैक्स जो होता है इसको कैसे बोलते हैं, कौन सा टैक्स होता है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स जो इनकम के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, तो मैंने अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है तो मैं ये नहीं कह सकती गवर्नमेंट से कि जितना मैंने टैक्स पे किया है बदले में आप मुझे ये बेनिफिट दो। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, इस टैक्स का यूज करती है कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक ऐसी रिवेन्यू है गवर्नमेंट की जिसका यूज गवर्नमेंट करती है सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो गवर्नमेंट के लिए उसके लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, पर्टिकुलर उसी पर्सन को लेके लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, और ना ही गवर्नमेंट से उस पैसे से गवर्नमेंट की एसेट्स में रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, नाइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी एंड नोर रिड्यूस एनी एसेट्स, तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि 2 सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू रिसीट। सबसे पहले कहा टैक्स रिवेन्यू, नेक्स्ट का हमने नॉन टैक्स रिवेन्यू। जो टैक्स से रिवेन्यू होती है, जो गवर्नमेंट टैक्स से पैसा अर्न करती है, दैट इज टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। और जो नॉन टैक्स से अर्न करती है, फी लेती है गवर्नमेंट, फाइन लेती है, पेनल्टी लेती है, उन सबसे जो पैसा आ रहा है दैट इज नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब हम समझते हैं सबसे पहले टैक्स रिवेन्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे। टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू सम and other duties imposed by the government. They are further classified as direct tax and indirect tax. बेटा जो भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को जो भी रिसीट्स हो रही है टैक्स के जरिए, वो क्या होती है, टैक्स रिवेन्यू होती है। जो टैक्स होता है बेटे फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो टैक्स के बारे में हम क्या कहेंगे, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। सबसे पहले तो टैक्स कंपल्सरी पेमेंट होती है, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। कोई भी पर्सन जो टैक्स की कैटेगरी में आ रहा है, टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ रहा है, उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। सेकेंडली हमने कहा टैक्स रिसीट्स आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंट्री। अ टैक्स पेयर कांट एक्सपेक्ट दैट द टैक्स अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो टैक्स की जो अमाउंट है उससे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़े कि टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, ठीक है, दैट इज नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। नेक्स्ट हमने कहा टैक्स रिसीट्स आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंट्री। अ टैक्स पेयर कांट एक्सपेक्ट दैट द टैक्स अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट बेनिफिट के लिए उस पैसे को यूज करेगी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके। ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, टैक्स रिवेन्यू is the main source of regular receipt of government. Government collect various kind of taxes from public to meet its day-to-day expenditure, and there is a strict action against anyone who fails to pay the taxes. जो टैक्स पे करने में फेल हो जाता है गवर्नमेंट उसके लिए डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, और जो गवर्नमेंट टैक्स से जो भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू होती है उसको क्या करती है गवर्नमेंट, जो भी उसके डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं उन पे खर्च करती है। गवर्नमेंट का टारगेट होता है टैक्स रिवेन्यू को और गवर्नमेंट क्या करती है, डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए इस पैसे का यूज करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, कॉमन नीड्स के लिए इस पैसे को खर्च करती है, इस रिवेन्यू को खर्च करती है। ठीक है, अब हमने कहा कि टैक्स रिवेन्यू जो होती है फर्दर 2 वे से क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स देखिए बेटा, डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम of individual and companies and their burden can't be shifted to the other person entity। देखो डायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स होता है जो जिसके ऊपर इम्पोज होता है उसी को ही उसको पे करना होता है। मीन्स इस टैक्स का जो बर्डन होता है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज इनकम टैक्स, और कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर लगता है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स होता है जिसमें क्या होता है
जो जिस इंडिविजुअल के ऊपर या फिर जिस कंपनी के ऊपर इम्पोज किया गया है फाइनल बर्डन उसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम इससे कुछ फीचर्स हम समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा मॉनेटरी बर्डन इज बोर्न बाय दोज ऑन whom they lived, जिसके ऊपर ये लगाए गए हैं मॉनेटरी बर्डन उसी के ऊपर रहेगा, वो अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक होता है बेटा इम्पैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। ठीक है, तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन, मीन्स लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन, जिसकी लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की उसी के ऊपर एक्चुअल बर्डन रहेगा इस टाइप के टैक्स का। तो हमने क्या कहा, इसमें क्या होता है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट जो होता है वो सेम पर्सन के ऊपर लाई करता है। नेक्स्ट हमने कहा थर्ड पॉइंट इज अफेक्ट परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। क्या होता है, देखो जो हमारी पर्सनल इनकम होती है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो पर्सनल इनकम होती है उसमें से जब हम टैक्स एक नेसेसरी पेमेंट होती है, टैक्स को जब हम रिड्यूस करते हैं तो वो जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मीन्स ये वो इनकम होती है जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पे खर्च करते हैं। अब आप समझिए अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो उससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो डायरेक्टली लोगों की परचेजिंग पावर को इफेक्ट करेगी, क्योंकि लोगों की अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो लोग डिमांड कम कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये क्या करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है लोगों के इनकम लेवल को, लोगों की परचेजिंग पावर को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने बताए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। आफ्टर दैट हम बात करते हैं जो डायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सिस्टम जो है वो 3 टाइप से लगभग हमने समझना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स और एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो सिस्टम अप्लाई किया जाता है दैट इज प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग लगता है, इसकी रेट क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, इट इज अ सिस्टम इन विच द टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, टैक्स की रेट कांस्टेंट होती है विद इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम, चाहे इनकम बढ़े या घटे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में टैक्स की रेट चलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम बोलते हैं। और ये किस पे अप्लाई होता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ना, कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसमें जो सिस्टम अप्लाई होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, जो लोगों की इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो किस सिस्टम से लगता है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम से लगता है। इट इज अ सिस्टम इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ टैक्स पेयर। लोगों की इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, ये टैक्स की रेट भी बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स पे करना होगा, और 5 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट आपके पास होगी उसके ऊपर आपको 2.5%। ठीक है, मतलब हमने कहा कि 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्टेड होती है यहाँ तक। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर क्या लगेगा, ये वाला रूल लगेगा कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम का। आफ्टर दैट 5 लाख से और 7.5 लाख तक, 7.5 लाख तक आपको पे करना पड़ेगा 7.5 लाख। ठीक है, 7.5%। आफ्टर दैट 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक 10%, 10 लाख से लेके 12.5 से 12.5%। मीन्स आप क्या करेंगे, हर 2.5 लाख पे आपकी जो टैक्स की रेट है वो 2.5 बढ़ती चली जाएगी, और जो फाइनल टैक्स की रेट होती है, मैक्सिमम जो रेट होती है वो 30% होती है। 30% से ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो जो आपका इनकम जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स जो होता है उस पर जो सिस्टम अप्लाई होता है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है बेटा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है, इट इज अ सिस्टम इन विच द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है
तो क्या होता है, टैक्स की रेट जो है वो घटने लग जाती है। इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव का मतलब घट जाना, प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ जाना। मतलब इनकम के साथ साथ बढ़ रहा है तो प्रोग्रेसिव हो गया, और जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ घट रहा है दैट इज रिग्रेसिव। जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है उसका बर्डन आता है रिच सेक्शन के ऊपर, और जो रिग्रेसिव होता है उसका बर्डन आता है पुअर सेक्शन के ऊपर। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which can be shifted to other person. Their monetary burden is ultimately borne by the final user of goods and services rather than the person on whom the tax is levied. बेटा ये वो टैक्स होता है जो इम्पोज किसी के ऊपर होता है, लेकिन जिसका फाइनल जो बर्डन होता है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आता है। तो देखिए, दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इम्पोज होते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपको बताया था इनकम के ऊपर इम्पोज किया जाता है, प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर इम्पोज होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उनके जो फाइनल यूजर होते हैं उनके ऊपर इम्पोज होता है, और वी कैन से दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट होता है लाइबिलिटी टू पे द टैक्स को क्या हो गया वो इम्पैक्ट, ठीक है। और एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स इज इंसिडेंस। ये तो क्या होता है डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन। इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता था। इसका एग्जाम्पल हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड। क्या होता है बेटा, जैसे हमने कहा था कि इनकम टैक्स जो होता है वो कंपल्सरी होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो अवॉइड हो सकता है। देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स भी कंपल्सरी पेमेंट है, बट दे कैन बी अवॉइडेड बाई नॉट एंटरिंग इनटू दोज ट्रांजेक्शंस विच कॉल फॉर सच टैक्सेस। हमने क्या कहा, जैसे आपने देखा होगा जीएसटी की बहुत सारी स्लेब्स होती हैं, जिसमें जीएसटी नील भी होती है, जीएसटी जीरो भी होती है, जीएसटी एग्जम्प्टेड भी होती है। तो हमने क्या कहा, ये जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपको पे ही करना पड़े, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से गुड्स के ऊपर कंजप्शन कर रहे हैं। जैसे खादी के जो आइटम्स हैं उनके ऊपर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसको अवॉइड किया जा सकता है। अब एक छोटी सी चीज बचती है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस हो गया। तो आपको पता चल गया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इफ इट्स बर्डन कांट बी शिफ्टेड, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स हो गया जिसमें क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन के ऊपर होता है, ठीक है। और टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अगर इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स is an indirect tax as its impact and incidence is on different person, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिस टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और जिस टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते वो डायरेक्ट टैक्स है। अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है उसकी बात करते हैं। इससे पहले एक बार हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में कंपेरिजन सीख लेते हैं। देखो, हमने कहा कि बेसिक जो है सबसे पहले इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है, इम्पैक्ट जिसके ऊपर ये लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आर लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये किसके ऊपर लगाए जाते हैं, इंडिविजुअल और कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स आर लीव्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आर लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। शिफ्ट ऑफ बर्डन, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कांट बी शिफ्टेड, जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन के ऊपर रहेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन को आप शिफ्ट कर सकते हो, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस जो रहेगा वो डिफरेंट पर्सन के ऊपर रहेगा। नेचर में आपने कहा डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या होते हैं, ये प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, कि इनकम बढ़ेगी तो ये टैक्स रेट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जैसे जीएसटी क्या होती है, उसकी डिफरेंट स्लेब्स हैं, ठीक है। तो आप क्या होता है, ये वाला जो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स ये प्रोपोर्शनल होता है नेचर में, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। नेक्स्ट थिंग होती है बेटा आपकी कवरेज। दे हैव लिमिटेड रीच एज दे
डोंट रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या होते हैं, जो डायरेक्ट सिस्टम होता है ना, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उसकी लिमिटेड रीच होती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसकी एक वाइड रीच होती है, वाइड कवरेज होती है उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा आइटम्स कैटेगराइज्ड एज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर लगता है, तो ये क्या हो गया, इसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है सेम पर्सन के ऊपर होता है। जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन के ऊपर होता है। इनकम टैक्स क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है वो सेम पर्सन के ऊपर होता है। कैपिटल गेन टैक्सेस, कैपिटल गेन टैक्सेस क्या होते हैं, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स इज अ टैक्स ऑन प्रॉफिट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ अ नॉन इन्वेंट्री एसेट। मीन्स कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उसके अबनॉर्मल कोर्स से जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, जैसे कि एक तो होता है रेगुलर कोर्स, लेकिन एक अबनॉर्मल कोर्स जो है, कंपनी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी थी वो सेल कर दी तो उससे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है वो सेम पर्सन के ऊपर होता है। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीट्स। जो टैक्स रिसीट्स से अलग जो रिवेन्यू होती है गवर्नमेंट की, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फी, लाइसेंस फी, फाइन एंड पेनल्टी, एस्चीट्स, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, फॉर फीचर्स, स्पेशल असेसमेंट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट की, ठीक है। द गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय टू इट्स स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड जनरल पब्लिक। जब गवर्नमेंट क्या करती है, लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, यूनियन टेरिटरीज को दे दिया, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज को दे दिया, फिर जनरल पब्लिक को दे दिया, तो उससे जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा, जो लोन दिया है उस पर गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज गवर्नमेंट्स नॉन टैक्स रिवेन्यू। क्या हो जाएंगी ये, नॉन टैक्स रिवेन्यू होंगी गवर्नमेंट की। सेकंड इज प्रॉफिट एंड डिविडेंड। देखो प्रॉफिट क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जिनमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, मेजोरिटी है गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की, तो गवर्नमेंट जो अपने एंटरप्राइजेज से एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रॉफिट गेन करती है दैट इज प्रॉफिट। बट डिविडेंड क्या होता है, एज ए शेयर होल्डर जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता है दैट इज डिविडेंड। तो हमने क्या कहा, गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक इंडियन रेलवे है, LIC है, ठीक है, इन सब से जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है दैट इज प्रॉफिट। एंड it earns profit from sale proceeds of the product of such public enterprises। तो इनके प्रोडक्ट को बेच के भी प्रॉफिट कमाती है गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन देयर कंपनीज। और क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है तो गवर्नमेंट शेयर होल्डर है और गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, लाभ में जो हिस्सा मिलेगा दैट इज डिविडेंड। नेक्स्ट आती है फीस। फीस क्या होती है, देखो फीस रेफर्स टू चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विस प्रोवाइड बाय इट। जो भी गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की उसके बदले में गवर्नमेंट क्या लेती है, जो चार्ज लेती है दैट इज फी। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट फीस लेती है गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, इम्पोर्ट फीस लेती है, तो ये सब क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम फीस। नेक्स्ट आता है आपका लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है, हम कहीं भी कोई काम करने की परमिशन लेते हैं तो हमें क्या बनवाना पड़ता है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इट इज ए पेमेंट चार्ज बाय गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। जब गवर्नमेंट किसी चीज की परमिशन देती है तो उसके लिए जो फी चार्ज करती है दैट इज लाइसेंस फी। नेक्स्ट है बेटे फाइन्स एंड पेनल्टी। दे रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर। जो लॉ तोड़ते हैं ना, कानून का उल्लंघन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेलमेट नहीं लगाया, रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। इससे भी गवर्नमेंट को रिवेन्यूज होती हैं। नेक्स्ट आता है एस्चीट्स। एस्चीट्स क्या होते हैं, देखो इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर।
ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई नॉमिनी नहीं था, कोई लीगल हायर नहीं था, और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की हो जाती है। तो उसकी प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट को, उसको क्या बोलते हैं? एस्टीट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट को गिफ्ट मिल रही है अदर कंट्रीज से, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, ग्रांट्स मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया? नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गई गवर्नमेंट की। नेक्स्ट आता है बेटा फॉर फीचर। फॉर फीचर सुनिए, दीज आर इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी। ये भी क्या होती है? पेनल्टी की फॉर्म में होती हैं। बट देखो इसमें क्या कहा गया है? विच आर इम्पोज बाय द कोर्ट। किसके द्वारा इम्पोज किया था? कोर्ट के द्वारा। फॉर नॉन कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, उसको फुलफिल नहीं किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कोर्ट के थ्रू उसको पे करनी पड़ेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट की कौन सी इनकम हो गई? वो फॉर फीचर। नेक्स्ट आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट को समझिए, इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यूज हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी की जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होता है? स्पेशल असेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक हाईवे निकला, एक हाईवे निकलने की वजह से जो भी एक कंपनी थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए, तो उससे क्या होगा? उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? उसे गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं, वो कौन सी इनकम होती है? दैट इज स्पेशल असेसमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी एक्सपेंडिचर को रिकवर करेगी उस ओनर से जिसकी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटी से बढ़ गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा पॉइंट आपका रह गया, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G एंड 4G, और अब तो 5G भी लॉन्च हो गया, चाइना ने लॉन्च कर दिया ना 5G। तो क्या होता है? इनसे क्या होता है? जब गवर्नमेंट इन स्पेक्ट्रम्स को लॉन्च करने की परमिशन देती है, जो भी कंपनीज हैं, तो जब वो कंपनीज परमिशन लेती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनसे चार्ज करती है, ठीक है, तो इनसे भी क्या होता है? गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम हैज अमेज्ड एज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होती है? गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स का पार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमने बजट रिसीट्स को पढ़ना है, तो हमने रिवेन्यू रिसीट्स को पढ़ा, उसमें टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट्स को। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं और इनके इन तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। कैपिटल रिसीट्स रेफर्स टू दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करती है? गवर्नमेंट जो है उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती है, क्या तो आइदर बोल रखा है, क्या तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती है, या फिर ये क्या करती है? गवर्नमेंट की एसेट्स में रिडक्शन करती हैं, ठीक है। दे आर नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग नहीं होती, इनका क्या नेचर होता है? नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रूटीन नेचर होता है, मतलब लगातार नहीं होती, कभी कभी होती हैं, ठीक है। तो देखो कैपिटल रिसीट्स में हमने कहा क्या तो ये क्या करती है? आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी, क्या तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करती है, और रिड्यूस एन एसेट, क्या गवर्नमेंट के किसी एसेट्स को रिड्यूस करती है, मीन्स सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? द रिसीट मस्ट क्रिएट ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, क्या तो ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी, या फिर हम क्या कहेंगे? द रिसीट मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द एसेट, या फिर गवर्नमेंट की एसेट को डिक्रीज करेंगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है वो बोरोविंग ले रही है, तो गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मीन्स अपने कुछ सेक्टर्स है जिनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अपने कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट लोगों को सेल करती है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उससे क्या होता है? गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाती है। तो इस तरीके की जो रिसीट होती है गवर्नमेंट को, जब एक अपने एंटरप्राइज को बेच के गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, जो रिवेन्यू होती है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये जो रिसीट होती है इनकी कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, क्या तो उनसे लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट के एसेट्स में डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स। क्या क्या ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट अर्न करती है। सबसे पहले हमने कहा बोरोविंग, जब गवर्नमेंट उधार लेती है। रिकवरी ऑफ लोन, जब गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है उसकी रिकवरी करती है। अदर रिसीट्स में हमने बताया डिस सेविंग एंड स्मॉल सेविंग। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग। अब इनको पढ़ते हैं हम। देखिए सबसे पहले बोरोविंग। बोरोविंग आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से लोन लेती है, ओपन मार्केट से भी लेती है, पब्लिक के पास से, आरबीआई के पास से भी लोन लेती है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से भी ले सकती है। फिर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यहाँ से गवर्नमेंट लोन ले सकती है। तो ये क्या होती है, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स होती है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होती है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ग्रांट वेरियस लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, तो क्या हो गया, एडवांस लोन हो गया, जो एसेट होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, रिकवरी ऑफ सच लोन इज अ कैपिटल रिसीट एज इट रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट इस लोन को रिकवर कर लेगी तो गवर्नमेंट की क्या हो जाएंगी, एसेट्स कम हो जाएंगी। आप लोगों को पता है कि जब कोई पर्सन किसी को लोन देता है तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, एडवांस लोन में, जो कहाँ पे आता है, एसेट साइड में आता है। जब उसकी रिकवरी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी वो वाली एसेट। तो हमने क्या कहा, ये लोन की अगर हम रिकवरी कर देते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग ए पार्ट और होल ऑफ द शेयर ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के पास जो भी एक सेक्टर है तो उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर को सेल कर रही है, क्या तो पूरा सेल कर रही है, फिर पार्शियल सेल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एसेट्स जो है वो डिक्रीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग रेफर्स टू फंड्स रेज्ड फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। क्या होता है, जब लोगों से एक तरीके से फंड रेज करती है गवर्नमेंट, लेकिन किसके थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे अगर गवर्नमेंट इस पैसे को यूज कर रही है तो गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गई, कैपिटल रिसीट्स हो गई। तो आफ्टर दैट अगर हम कंक्लूजन देखें रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स में, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले देखो रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, दे नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और नो रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो कैपिटल रिसीट होती है आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट कहा, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर बट दे आर इरेगुलर और नॉन रिकरिंग इन नेचर। नेक्स्ट होता है रिवेन्यू जो रिसीट्स होती हैं, देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर कि उसको रिटर्न करना है। बट इन केस ऑफ सर्टेन कैपिटल रिसीट्स, अगर आपने बोरोविंग ली है गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट की फ्यूचर ऑब्लिगेशन है कि उसको रिटर्न करना है, विद इंटरेस्ट रिटर्न करना है। तो क्या हो गई, कैपिटल रिसीट्स क्या करती है, गवर्नमेंट की फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करती हैं। तो ये जो रिवेन्यू रिसीट्स है क्या हो गई, टैक्स रिवेन्यू हो गई, नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गई। टैक्स रिवेन्यू में क्या आ गया, इनकम टैक्स आ गया, GST आ गया इनडायरेक्ट में, है ना। नॉन टैक्स रिवेन्यू में इंटरेस्ट फी आ गया। और जो कैपिटल रिसीट होती है इसमें क्या आ गया, गवर्नमेंट बोरोविंग आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया। तो इस तरीके से आप कैसे कहेंगे, आप अगर आपसे पूछा जाए कि रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो आप कहेंगे अ रिसीट इज कैपिटल रिसीट इफ इट आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट, and a receipt is a revenue receipt if it either create a liability and nor reduce any asset. आफ्टर दैट कुछ आइटम्स हैं उनको हम पढ़ते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सी रिसीट है। सबसे पहले हमने कहा लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, लोन लिया है, ये क्या हो गई, कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, या फिर इनकम टैक्स, ये क्या है, ये तो रिवेन्यू रिसीट है, गवर्नमेंट का नॉर्मल कोर्स से इनकम हो रही है, इसके लिए गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ना ही गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो रही है।
नेक्स्ट आपने कहा ग्रांट रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रांट मिली है भाई, तो इसमें आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आपने क्या कहा रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ना तो इससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही इससे एसेट रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्रॉफिट हो रहा है, ये भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताया सेल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर, आपने एक पब्लिक सेक्टर को सेल कर दिया, दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्योंकि आपके एसेट डिक्रीज हो गई, तो ये क्या आ गई, कैपिटल रिसीट हो गई। सिक्स्थ है बेटे फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थ की विक्टिज्म, ठीक है, जो भी अर्थ क्यूब से जो भी लोग थे त्रस्त हुए थे उससे प्रॉब्लम से, तो उसको क्या हुआ, उसके लिए कुछ हेल्प दी गई, फाइनेंशियल हेल्प दी गई, तो ये क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है। नेक्स्ट आता है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है ये भी रेवेन्यू रिसीट है। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, ये क्या है, कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इससे क्या हो रही है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। फी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, ये भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ना तो इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना कोई एसेट रिड्यूस होती है। रिकवरी ऑफ लोन, इसके बताया था आपको कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रिसीव, ये भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ना तो इससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही इससे एसेट रिड्यूस होती है। टैक्स रिसीट, दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको क्लासीफाई करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर, जो भी गवर्नमेंट का जो कमिंग फिस्कल ईयर है उसमें जो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, बजट एक्सपेंडिचर्स में। बजट एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट थी, सेम ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नोर कॉज रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होते हैं, जो ना तो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करते हैं और ना ही लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन होता है जिनकी वजह से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नोर कॉज रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो रिवेन्यू है तो सीधी सी बात है, इट इज रिकरिंग इन नेचर। क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं नेचर में। इट इज इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों इंकर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से। एंड द प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विसेज, क्योंकि गवर्नमेंट वेरियस सर्विसेज दे रही है, इस वजह से गवर्नमेंट को ये एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट वगैरह। तो ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्मल कोर्स होता है और इनकी वजह से जो एक्सपेंडिचर क्रिएट होते हैं दैट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या कहा, नाइदर क्रिएट एन एसेट, ना तो ये कोई क्रिएट करेंगे एसेट को गवर्नमेंट की, एंड नो रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, ना ही ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सैलरी पे की है अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर पेंशन दी है, तो उससे क्या होगा, ना तो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होगी और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में यानी रिडक्शन आएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी पे एक्सपेंडिचर कर रही है, डिफेंस परचेज करती है, तो ये सब क्या होते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन एसेट, क्या तो ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करेंगे और कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी रिड्यूस करेंगे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को, ठीक है। सबसे पहले देखो कैपिटल है इसलिए क्या रहेंगे, नॉन रिकरिंग रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इट एड द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी and increases its productivity through expenditure on long period development programs like metro flyovers, ठीक है। ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट के कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करते हैं और वीकेंड से गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के
ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो सब होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मेट्रो के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, फ्लाईओवर बनाने के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इससे क्या होता है, हमने कहा क्या, आइदर क्रिएट एन एसेट, क्या तो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करेंगे, और कॉज और रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, क्या हुआ, आपने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने क्या दिया, एडवांस लोन दे दिया, तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो गई। ठीक है, सेकंड हमने कहा कि एक्सपेंडिचर किया रोड बनाने पे, फ्लाईओवर बनाने पे, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमने क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आइदर क्रिएट एन एसेट, क्या तो ये गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करेंगे, और रिडक्शन इन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या ये रिड्यूस करेंगे। सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, मेट्रो कंस्ट्रक्शन किया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो गई। ठीक है, लेकिन सेकेंडली अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अपने बोरोइंग्स थे उसको रीपे कर दिया, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिडक्शन हो गई। तो इस तरीके से ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट किसी भी एक वन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गए, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, हमने कहा पेमेंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट एंड पेंशन इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि नाइदर क्रिएट एन एसेट एंड नॉन रिड्यूस एन लाइबिलिटी, तो क्या हो गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपसे अब कोई डिफरेंस पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप क्या कहेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एनी एसेट और नो रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ना तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट करते हैं और ना ही लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे नाइदर था वहाँ पे आइदर आ जाएगा, और जहाँ पे नोर है वहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा, हम क्या कहेंगे, आइदर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज इंकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग, ये क्या होता है, नॉर्मल रनिंग होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ गवर्नमेंट है, नॉर्मल कोर्स जो है गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसकी वजह से जो इनकम, जो एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये क्या होते हैं, इट इज इंकर्ड मेनली फॉर एक्वाइजिशन ऑफ एसेट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं नेचर में, लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर में। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, और इसमें क्या हो गया, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग, और वी कैन से एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाइजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो आप किसी कैपिटल एसेट को एक्वाइजिशन कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, हाउ टू क्लासीफाई एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप क्या देखेंगे, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज आइदर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस अ लाइबिलिटी। An expenditure is revenue expenditure if it is either create any asset and nor reduce any liability। अब कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उनको हमें कैटेगराइज करना है कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी, तो क्या हो गया, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि नाइदर क्रिएट एनी एसेट एंड नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो, डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम जर्मनी, आपने क्या किया, डिफेंस के लिए कैपिटल इक्विपमेंट परचेज किए। ठीक है, कैपिटल इक्विपमेंट अगर गवर्नमेंट ने परचेज किए तो क्या हो गया, उससे गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो गई, इस वजह से क्या हो गई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट रफाल लाने के लिए जो भी प्लान कर रही है, वो एक्सपेंडिचर किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट आता है ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी गई तो ये क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ना तो इससे एसेट क्रिएट हुई है ना लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, इससे क्या हो गया, एसेट क्रिएट हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस सर्विस,
तो ये क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट का नॉर्मल फंक्शनिंग है, जिससे ना तो लाइबिलिटी क्रिएट, ना एसेट क्रिएट हुई और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। रिपेमेंट ऑफ लोन, इससे क्या हो गया, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट का एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ऑन ब्रिज, ठीक है, आपने एक ब्रिज बनाया गवर्नमेंट ने, तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो गई। पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ, ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि ना तो इससे एसेट क्रिएट हुई और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। परचेज ऑफ 20 क्रेन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, गवर्नमेंट ने क्रेन्स खरीद ली, तो इससे क्या, गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएस से रीपेड, जो अमाउंट आप गवर्नमेंट ने यूएसए से ली थी उसको रीपे कर दिया, तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जिससे क्या हो गया, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, तो इससे क्या, गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज होगी, तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, ना इससे एसेट क्रिएट होगी ना लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और कंसेप्ट आता है, रिवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है, तो इसमें क्या बोलेंगे, दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच शोज रिवेन्यू अकाउंट इंक्लूडिंग रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या होता है, रिवेन्यू रिसीट्स भी होती है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होती है, इट इज नॉन एज रिवेन्यू बजट, ठीक है। एंड दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच शोज कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉन एज कैपिटल बजट। एट लास्ट बेटा, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी nor cause any reduction in the asset of the government, ठीक है, like tax receipts and non-tax receipts. Next, revenue expenditure neither create any asset or nor causes reduction in any liability of the government. For example, interest payment, salary to the employees, pension, etc. Capital receipt either create a liability or cause a reduction in the asset of the government, for example borrowing and disinvestment. Next, capital expenditure either create an asset or cause a reduction in the liability of the government, for example repayment of borrowing or expenditure on building of flyover or metro station. देन एट लास्ट हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट बजट में रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट क्या क्या पढ़ा, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग से जो भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिवेन्यू बजट में रिकॉर्ड होते हैं, और जो गवर्नमेंट के अबनॉर्मल कोर्स से जो भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होती है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल बजट, ठीक है। तो आज आपने यही पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट के बारे में, जो भी उससे रिलेटेड आइटम्स हैं उन सबको पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।